हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था, अपने जो हाइड्रोमनियाज़ के अंदर अपन पढ़ रहे थे, पोलियो हाइड्रोमनियाज़ के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो पोलियो हाइड्रोमनियाज़ के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहले पोलियो हाइड्रोमनियाज़ क्या होता है। वैसे देखा जाए तो 2000 ml से ऊपर अगर एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है तो उस कंडीशन को, प्रेग्नेंट लेडी की, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को पोलियो हाइड्रोमनियाज़ बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद पोलियो हाइड्रोमनियाज़ की बात में अपन देखा था, जो इसमें टू डिवाइड किया था अपन ने। डिवाइड किया था अक्यूट एंड उसके अंदर क्रोनिक, अक्यूट और क्रोनिक के अंदर अपन ने डिवाइड किया था अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़, और सेकंड वन किया था अपन ने क्रोनिक हाइड्रोमनियाज़, अक्यूट एंड क्रोनिक हाइड्रोमनियाज़। ठीक है। अब देखा था कि अपन ने जो इसके अंदर देख रहे थे, इसके अंदर अपन ने मैनेजमेंट देख लिया था। मैनेजमेंट के बाद अपन बात कर रहे थे। ठीक है ना, इसमें कंप्लीट हो गया था। अब आज जो पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़ के बारे में। अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़ क्या होता है, वो अपन देखते हैं। तो अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़ वहाँ तो क्या था कि अपन ने पढ़ा था कि क्रोनिक पोलियो हाइड्रोमनियाज़ का मतलब ये होता है कि लंबे वीक्स के लिए, फ्यू वीक्स के लिए क्या हो, मतलब मान सकते हैं 4 वीक के लिए हो, या 1 वीक, 3 वीक के लिए हो, 2 वीक के लिए हो, मतलब फ्यू वीक्स के लिए क्या हो, एमनियोटिक फ्लूइड की जो वैल्यू थी, वॉल्यूम थी, वो अगर अबाउट 2000 ml से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को पोलियो हाइड्रोमनियाज़ बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब देखेंगे अपन अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़ क्या होती है। इसमें फ्यू शॉर्ट पीरियड के लिए अगर एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जाए, या बोल सकते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन? अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़ बोलेंगे। देखिए, अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़ इज रेयर कंडीशन, सडन ऑनसेट एंड कलेक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इन द शॉर्ट पीरियड। मतलब पोलियो हाइड्रोमनियाज़ कैसे बोलेंगे? अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़ से बोलेंगे जो रेयर कंडीशन में होता है, पहली बात, और सडनली ऑनसेट या अचानक से हो जाए, कलेक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा बढ़ जाए, शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए बोल सकते हैं अपन, 1 वीक के लिए बोल सकते हैं, लेस देन 1 वीक के लिए बोल सकते हैं अपन, कि कम पीरियड के लिए अगर एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को अक्यूट पोलियो हाइड्रोमनियाज़ बोलते हैं। ठीक है। कोजेज दे अपन ने देखे थे, अपन ने जो हाइड्रोमनियाज़ के अंदर जो कोजेज देखे थे, वही कोजेज इसके अंदर होंगे। अब सिम्टम की बात करेंगे तो सिम्टम अपन को दिखाई देंगे एब्डोमेन पेन, अपन को दिखाई देगा। एब्डोमेन पेन पेशेंट के होगा, क्यों होगा? क्योंकि अगर वो डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन होगा तो उस कंडीशन से क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो एब्डोमेन की साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जिससे साइज बढ़ेगा तो उसके क्या होता है? एक तरीके से क्या हो जाएगा? खिंचाव होगा तो क्या होगा? उसके वहाँ पर पेन होगा। नोजिया कंडीशंस होगी, फीलिंग ऑफ द वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग का जो नोजिया और वॉमिटिंग दोनों होगा, उसको वॉमिटिंग करने की एक तरीके से मन करेगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये सिम्टम अपन को दिखाई देते हैं। साइन की बात करेंगे तो साइन कौन कौन से दिखाई देते हैं? साइन में देखो, पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा आपको सिक दिखाई देगा उस टाइम पे। अगर पेशेंट को आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन को आपको दिखाई देगा कि जैसे बहुत ज़्यादा बीमार है, तो पेशेंट इज लुक वेरी सिक विद जनरलाइज एडिमा ऑफ द लेग्स। इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? जनरलाइज एडिमा। अब एडिमा आपने देखा होगा कि एडिमा 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो एडिमा 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है लोकलाइज होता है, एक जनरलाइज होता है। ठीक है। तो जनरलाइज एडिमा किसे कहते हैं? देखिए कि अपन जो बोल सकते हैं कि जनरलाइज एडिमा उसे बोलते हैं जैसे कोई भी फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन हो रखा है, मतलब बोल सकते हैं अपने फ्लूइड का इकट्ठा हो रखा है, पर पूरी होल बॉडी के अंदर होता है, रहता है पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन हो, या भी कोई भी एरिया हो बॉडी का, कोई पार्ट हो या कोई ऑर्गन हो, वहाँ पर वो फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, ऑक्यूमुलेशन हो जाना, वही क्या कहलाता है? जनरलाइज एडिमा कहलाता है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक दिखाई देता है, और इसमें क्या होता है? जनरलाइज एडिमा हो जाता है लेग्स के अंदर। पर्टिकुलर कहाँ पे हो रहा है? लेग्स के अंदर होता है, और उसकी कंडीशन को क्या होता है? जनरलाइज एडिमा बोलते हैं। एब्डोमेन एक्सेसिवली एनलार्ज विद द शाइनी स्किन। एब्डोमेन क्या होता है? आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, एनलार्ज दिखाई देगा, और शाइनी स्किन मतलब चमकता हुआ आपको क्या दिखाएगा? एब्डोमेन दिखाई देगा। क्यों? किसके कारण दिखाएगा? क्योंकि फ्लूइड के कारण, जो एमनियोटिक कलर होता है, तो उसके कारण क्या होता है? जो एक तरह से लिक्विड होता है, वो क्या होता है? सिक्रेशन बोल सकते हैं कि अपन जो इफेक्ट पड़ता है वो एब्डोमेन पड़ता है, जिसके कारण वो शाइनी टाइप का दिखाई देना लग जाता है। फीटल पार्ट आज नॉट फेल, आपको फीटल पार्ट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड इतना बड़ा होगा तो आप फीटल पार्ट को आप असेस नहीं कर सकते, आप पता नहीं लगा पाओगे वो कौन सी पोजीशन में है। न फीटल हार्ट आपको सुनाई देगी, दोनों कंडीशन ना आपको पोजीशन का पता चल पाएगा, न आपको उसके अंदर हार्ट का, उसके जो ऑडिबल जो हार्ट साउंड है वो आप वो भी नहीं सुन सकते। ठीक है। मतलब फीटल पार्ट आप जो पता किससे लगा पाओगे? उसका पाथ लगा पाओगे आप किससे? यूएसजी से आप सोनोग्राफी कराओगे तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि इसके अंदर ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं। अक्यूट इस बोल सकते हैं अपन पोलियो हाइड्रोमनियाज़ के बारे में, जो अक्यूट वाला है उस कंडीशन में अपन क्या क्या अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए कि पहला तो ये क्या है कि पहले तो ये है कि क्या है, यूजुअली देखिए इसके अंदर यूजुअली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर इन द केस ऑफ अर्ली हाइड्रोमनियाज, स्लो एमनियो रिडक्शन इज डन मैटरनल डिस्ट्रेस। की सबसे पहले तो यूजुअली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मतलब बोलते कि अपन ने अपने बताया था कि मैंने 2 चीज़ आपको अबॉर्शन पढ़ा था, तो उसमें दिखाया था, एक तो मैंने बताया था अब
एक तो बताया था इंड्यूस अबॉर्शन और एक मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन का मतलब तो मैंने बताया था जो पहले से प्लानिंग हो। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो अचानक से सडनली बोल सकते हैं अपन कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, इनवॉलेंट्री से बोल सकते हैं अपन कि इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ द प्रोडक्ट जो हो सकता है, कंजप्शन पीरियड होता है 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, द फीटर वेट अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम से कम हो या उससे तक हो, तो कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। तो ये केसेस में इंपॉर्टेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है इन अर्ली हाइड्रोमनियाज। अगर हाइड्रोमनियाज जल्दी, अगर मान लो बहुत जल्दी हो जाए तो उस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन उनके चांसेस हो सकते हैं। स्लो एमनियो रिडक्शन टू डन इन मैटरनल डिस्ट्रेस, और धीरे धीरे एमनियो रिडक्शन कर सकते हैं अपन मैटरनल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, कि एमनियो रिडक्शन एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसको कम करने के लिए धीरे धीरे कर सकते हैं, जिससे क्या होता है मैटरनल डिस्ट्रेस भी क्या होगा उससे कम हो सकता है। तो फर्स्टली ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको फर्स्ट वाला कि अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, इस हिसाब से देखते हैं अपन इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अपन रेयरली रिपीटेड एब्डोमिनल एमनियोसेंटेसिस मे हैव बीन डन अटेम्प्ट टू द कंटिन्यू द प्रेगनेंसी आफ्टर एक्सक्लूडिंग फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कि अगर रेयरली रिपीटेड करते हैं अपन एमनियोसेंटेसिस, अगर मान लो कि एमनियोसेंटेसिस करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए रिपीटेड एब्डोमिनली करते हैं, तो मे हैव बीन डन अटेम्प्ट टू द कंटिन्यू प्रेगनेंसी, कंटिन्यूस प्रेगनेंसी करने के लिए आफ्टर एक्सक्लूडिंग फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कि मान लो कि अपन बात करते हैं, बाद में बात कर सकते हैं कि फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वाला पेशेंट है, मतलब हो सकते हैं फीटल जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वाला है, तो पेट से मतलब एब्डोमेन से क्या एमनियोट से किया जा सकता है कि एमनियो जो अपन चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यूस रहे या फीटल को बाहर एक्सक्लूडेड बाहर की ओर निकाल लें, तो उसके बाद भी क्या कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। एब्डोमिनल एमनियोसेंटेसिस करते हैं, रेयरली कंडीशन में किया जाता है क्योंकि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, जब तो अपन को सब कुछ जो फीटस को बाहर निकाल सकते हैं या बोल सकते हैं अबॉर्ट करा सकते हैं, वो कंडीशन करा सकते हैं। पर अगर मान लो प्रेगनेंसी कंटिन्यूस करना है कि आफ्टर द एक्सक्लूड ऑफ फीटल कंजेनाइटल, वहाँ पर पता लगने के बावजूद भी कि बाहर निकालने के बावजूद कि उसको कंटिन्यूस करनी है प्रेगनेंसी को, तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं पता लगने के बाद भी। यूजुअली इंडक्शन ऑफ द लेबर परफॉर्म द कंट्रोल लो एमनियोटॉमी एंड ऑक्सीटोसिन डो, अगर आपको इंडक्शन ऑफ लेबर कराना है कि आपको एक बार डिलीवरी करानी है, परफॉर्म कराना है, तो आपको उसको कंट्रोल करें, लो एमनियोटॉमी करनी है एंड ऑक्सीटोसिन क्या करनी है, ड्रिप आपको क्या करना है स्टार्ट करनी है, इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है, जिससे सर्विस क्या जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाए और सर्विस क्या हो जाए एक तरीके से डायलेट हो जाए। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो ये क्या है, अक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियाज है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट की बात करेंगे अपन कि अपन में एक चार्ट दे रखा है, इस मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको चार्ट बता रखा है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे इस मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे। जो पॉलीहाइड्रोमनियाज की जो कंडीशन हो जाती है, जिसमें क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमनियाज की कंडीशन होती है, चार्ट के थ्रू देखेंगे इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा। तो देखें इसमें दो कंडीशन होती है। पहले तो अपन क्या करेंगे, फर्स्टली अपन क्या करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कि हिस्ट्री कलेक्शन में आप पूछेंगे कि कोई पहले मतलब हिस्ट्री कलेक्शन अपन देखेंगे कोई पहले कोई ट्विंस प्रेगनेंसी थी क्या, या मल्टीपल प्रेगनेंसी थी क्या, हाइड्रोटिफॉर्म मोल तो नहीं था, कहीं हाइपरटेंशन तो नहीं था, तो अपन कहीं सर्जरी तो नहीं हो रखी कंडीशन, अपन हिस्ट्री लेते हैं। तो एनी हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज एंड ट्विंस प्रेगनेंसी एंड इज डिस्ट्रेस, क्योंकि कोई कंडीशन ऐसी रही हो इसलिए अपन लेना ज़रूरी है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है कि फीटल पार्ट पालपेट करना है कि फीटल प्रेगनेंसी को करना है, या बोल सकते हैं अपन मल्टीपल प्रेगनेंसी को या सिंगल हो उसको फीटल पार्ट्स को पालपेट करते हैं, फीटल हार्ट साउंड करते हैं, अमाउंट ऑफ द लिक्विड कितना लिक्विड है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना है उसको अपन चेक करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, फास्टिंग वाला करते हैं और आफ्टर द लंच वाला करते हैं, मतलब बोलते हैं फूड वाला करते हैं, फीटल की हार्ट साउंड चेक करते हैं, वो सकते हैं अपन उसकी जो प्रेग्नेंट लेडी उसका पूरा एमनियोटिक बोल सकते हैं एनाटोमी के पूरा इससे देख सकते हैं अपन फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली करते हैं, प्लेसेंटा चेक करते हैं, कोड एनोमली चेक करते हैं। तो ये सारी चेक हम क्या करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन हो या फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकते हैं, एग्जाम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपन ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि कंडीशन कौन सी है, कंडीशन कौन सी नहीं है। अब देखो दो कंडीशंस होती हैं कि या तो फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है या फीटल मेजर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है, कि नो फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या तो नहीं है पर मेजर फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नॉट कंपेटेबल विथ लाइफ, कि वो मतलब लाइफ के जीने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लाइफ में अपने बोलो कि डेली रूटीन लाइफ को वो प्रॉपरली नहीं कर सकता, वो चीज़ को आगे बढ़ा नहीं सकता, आगे उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, वो वाली कंडीशन हो जाती है। और यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है। दो कंडीशन है कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या तो होगा या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं होगा। दो कंडीशन इसके अपन को दिखाई देते हैं। अपन हिस्ट्री कलेक्शन किया तो पॉलीहाइड्रोमनियाज की हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद पता लगा कि एक तो है कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है फीटल का, और एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है।
दोनों कंडीशन है, दोनों के अंदर पॉलीहाइड्रोमियास, दोनों के अंदर पॉलीहाइड्रोमियास हो रहा है, मतलब एक तरह से बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जो है 2000 अब ml से ऊपर है। पर दोनों कंडीशन के अंदर क्या क्या है, एक में फीटस की जो कंडीशन है वो तो बेटर है, ठीक है, और एक में फीटस की कंडीशन क्या है, बेटर नहीं है। जिसमें बेटर नहीं है उसमें क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एनी गेस्टेशन, कोई सी भी एज और वीक की टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है कि ऐसी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, मेजर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती है फीटस का जो आगे टॉलरेट नहीं कर सकता, आगे वो चीज़ को बोल सकते हैं कि आगे उस गिव अप नहीं कर सकता, उस कंडीशन को आगे को नहीं बढ़ा सकता, तो उस कंडीशन को तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना जरूरी है। इंडक्शन ऑफ द लेबर इन विद द प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड वेजाइनल डिलीवरी, आपको इंडक्शन ऑफ द लेबर विद द क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपको साथ में देना है, ठीक है, जेल देनी है, E2 जेल देने हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल देनी है, और वो वेजाइनल डिलीवरी आपको कराना ज़रूरी है। जब कौन सी कंडीशन में, जब कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वाली कंडीशन हो, तब कि आप बच्चा जब टॉलरेट नहीं कर सकता, उसको आगे की ओर बढ़ा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आपको क्या करवाना है, पेशेंट की टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवानी है, वो बोली कोई सी भी एज का हो, कोई सी भी वीक्स का हो, उस कंडीशन में कराना ज़रूरी है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पर बात करेंगे, अगर फीटस एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है तो इसमें भी दो कंडीशन है। एक तो है कि मैटरनल डिस्कम्फर्ट एंड रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट, कि नो मैटरनल डिस्कम्फर्ट, मतलब मदर क्या है डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रही है, रेस्पिरेटरी भी एम्बेरसमेंट मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, पर यहाँ पर क्या होगा, मैटरनल डिस्कम्फर्ट ऑफ और रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट, मतलब यहाँ पर रेस्पिरेशन दिक्कत आ रही है और मैटरनल क्या कर रही है, प्रॉब्लम में है, मतलब एक तरीके से क्या है, डिस्ट्रेस वाली कंडीशन हो रही है, या बोलते हैं डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन हो रही है कि कंजेनाइटल नहीं है बच्चा। पहली बात तो उसके अंदर भी दो कंडीशन है कि पॉलीहाइड्रोमनियाज है, पर उसके अंदर दो कंडीशन है, एक में मैटरनल प्रॉब्लम में है और एक मैटरनल प्रॉब्लम में नहीं है, ये डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, एक में नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है कि डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रही है, नो मैटरनल डिस्कम्फर्ट फील, तो उसमें क्या करना है अपन को, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है, इंडोमेथासिन में भी था गिवन, आपको क्या करना है, इंडोमेथासिन प्रोवाइड करानी है। मैंने आपको बताया था इंडोमेथासिन क्यों देते हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी है या बच्चे बोल सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को कम करने के लिए, और बच्चे की जो रेस्पिरेशन है जो बोलते हैं उसको गिव अप करने के लिए, आगे की ओर बढ़ाने के लिए, उस कंडीशन के लिए क्या करते हैं अपन, इंडोमेथासिन देते हैं। तो नो वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन, अलाउ कंटिन्यूएशन, आपको अलाउ करनी है कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी के लिए, कंटिन्यू फीटल मॉनिटरिंग करना है आपको, अल्ट्रासाउंड करनी है, एनएसटी करनी है, बायोफिजिकल स्कोर आपको चेक करना है। तो आपको क्या करनी है, उसके लिए कंटिन्यूस फीटल क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है बाय द अल्ट्रासाउंड, आपको सोनोग्राफी के थ्रू क्या करना है, उसकी कंटिन्यूस आपको देखना है। अगर आपको इंडक्शन ऑफ लेबर करानी है 8 द वीक ऑफ द गेस्टेशन, एम ऑफ द वेजाइनल डिलीवरी, सीजरियन ओनली ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन, ये आपको इंडक्शन ऑफ लेबर कराना है, 38 वीक हो चुके हैं, मतलब जैसे आपको डिलीवरी करवानी है 38 वीक जो हो चुके हैं गेस्टेशन की, तो एम क्या है, वेजाइनल डिलीवरी आप करवा सकते हैं, सीजरियन ओनली फॉर द ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन, अगर सीजरियन डिलीवरी तभी करा सकते हैं जब ऑब्स्टेट्रिक क्या हो, इंडिकेशन हो, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी कंडीशंस हो, तभी आपको सीजरियन डिलीवरी करनी है, अदरवाइज आपको कौन सी करवानी है, आपको वेजाइनल डिलीवरी करवानी है अगर 38 वीक से हो गई है। अगर मैटरनल प्रॉब्लम में नहीं है तो आपको इंडोमेथासिन देनी है और कंटिन्यूस प्रेगनेंसी रखनी है, और अगर टाइम हो गया है 38 वीक हो गए तो उसकी प्रेगनेंसी करवा देनी है, उसको वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू करा देना है। ये पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन की है। अगर मान लो मैटरनल डिस्कम्फर्ट में है और बच्चा बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी 30 वीक से कम हो, दो कंडीशन है, एक 30 वीक के अबाव हो, जिसे बोल सकते हैं अपन 38 वीक की हो या उससे ऊपर की हो, दो कंडीशन हो गई। अगर 38 वीक से कम है, लेस देन 38 वीक्स का, तो उसको क्या करना है, अपन को एमन्यू रिडक्शन करना है, 1 से 1.5 लीटर पर आपको निकालना ही निकालना है, एमनियोटिक वाक्यूम निकालना है, एमनियोटिक फुल रिमूव वन सिटिंग टू बी द रिपीटेड इफ नेसेसरी, आपको एक टाइम में 1 या 1.5 लीटर से आपको एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालना है। अगर रिपीट की ज़रूरत होती है तो उसके बाद में अपन देखेंगे उस चीज़ को। पर अगर 37 वीक से अगर प्रेगनेंसी कम है, अगर प्रेग्नेंट बच्चा ठीक है, मतलब मैटरनल डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, तो उस कंडीशन में एमनियोसेंटेसिस करना ज़रूरी है। अटेम्प्ट वेजाइनल डिलीवरी एट 38 वीक और मोर एंड सीजरियन डिलीवरी फॉर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन, आपको अगर 38 वीक हो चुके हैं तो उसमें आपको क्या करना है, सीजरियन वेजाइनल डिलीवरी करानी है। अगर आपको सीजरियन डिलीवरी कराना तो ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन के लिए आपको कह सकते हैं सीजरियन डिलीवरी करवा सकते हैं, कि उसकी हिस्ट्री चेक करके ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन देख करके हो सकते हैं कि इंडिकेशन होना चाहिए कि क्या पता ब्रिज प्रेजेंटेशन हो, मतलब माल पोजिशन, तो आप उसको सीजरियन डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर 38 वीक से अबव हो, सपोज करो कि 38 वीक है और उससे ऊपर है, तो कंफर्म प्रेजेंटेशन आपको पता करना है कि प्रेजेंटेशन कौन सा है, सेफेलिक है या माल प्रेजेंटेशन है। अगर माल प्रेजेंटेशन तो सीजरियन डिलीवरी करवानी है आपको, ठीक है, सीजरियन डिलीवरी करानी है आपको, लोअर सीजरियन सेगमेंट मतलब कट करके एब्डोमेन से कट करके आपको सीजरियन डिलीवरी करानी है, ठीक है। अगर सेफेलिक प्रेजेंटेशन है तो स्टेबलाइजर इंडक्शन ऑफ लेबर विद एक्सीटोसिन ड्रिप, आपको क्या करना है,
आपको करनी है लेबर के टाइम विद ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चलाना है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है सर्विक्स क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। कंट्रोल द एम्नियोटोमी विद द हेड फिक्स एंड पेल्विस पुशिंग द असिस्टेंट, आपको करना है कंट्रोल करना है एम्नियोटोमी को विद द हेड फिक्स हो जाएंगे द पेल्विस के अंदर बाय द पुशिंग करने के बाद एंड असिस्टेंट के बाद बाय द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करनी है, आपको डिलीवरी करवानी है। कौन सी कंडीशन की बात है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन की बात है। अगर माल पोजीशन हो तो क्या करना है, सीजेरियन डिलीवरी करनी है। तो समझ में आ गया यहाँ पर पॉलीहाइड्रोमोनियास की बात पूरी समझ में आ गई। पॉलीहाइड्रोमोनियास की यही बात थी कि आपको हिस्ट्री करनी है। इसमें दो कंडीशन है, फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है और एक में है। अगर है तो उसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी है और यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी करवानी है, प्रोस्टाग्लैंडिन उसको देना है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में दो कंडीशन कि मदर बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रही है और एक मदर नहीं कर रही है और एक में कर रही है। नहीं कर रही है तो उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है, इंडोमेथासिन प्रोवाइड करानी है और कंटिन्यूस प्रेगनेंसी करनी है। अगर 38 से अबाव हो जाए तो आपको डिलीवरी करवा देनी है। अगर मदर डिस्कम्फर्ट है तो उसमें अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक से कम हो, अगर मोर देन हो तो कम है तो उसमें एमनियो रिडक्शन करवाना है, 8 लीटर एमनियोटिक फ्लूइड निकालना है एक ही टाइम में। देन अगर वेजाइनल डिलीवरी करानी है अगर 38 वीक हो गए तो, ठीक है। नहीं हुए तो नहीं करवानी है, उसको कंटिन्यूस प्रेगनेंसी अपन को रखनी है। और अगर प्रेजेंटेशन करवाना है, कंफर्म प्रेजेंटेशन करवाना है कि आपको प्रेजेंटेशन कंफर्म है 38 वीक्स हो गए तो कंफर्मेशन प्रेजेंटेशन कंफर्म है तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन है तो आपको क्या करना है, ऑक्सीटोसिन देनी है, डिलीवरी करवानी है उसकी। और यहाँ माल प्रेजेंटेशन हो तो सीजरियन डिलीवरी आपको करना है। तो ये मैनेजमेंट है पॉलीहाइड्रोमोनियास का। आप इस चार्ट के थ्रू आप थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए मैनेजमेंट ऑफ द पॉलीहाइड्रोमोनियास तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, पूरा चार्ट बना लीजिए और उसके अंदर से थ्योरी आप अपने आप हिसाब से लिख सकते हैं कि कब क्या देना है, कब क्या देना है, कब क्या देना है, ठीक है। तो आपका ये पॉलीहाइड्रोमोनियास मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन ओलिगोहाइड्रोमोनियास की बात करते हैं, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमोनियास की बात करेंगे तो इसके अंदर इस कंडीशन में ये है कि ओलिगोहाइड्रोमोनियास उससे बोलेंगे अगर मान लो एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml से अगर लेस देन हो जाए तो उस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोमोनियास बोलते हैं। तो ओलिगोहाइड्रोमोनियास इज द कंडीशन इन विच द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज रिड्यूस टू लेस देन 200 ml एट टर्म। ये टर्म के टाइम पे अगर 2000 ml से कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमोनियास बोलते हैं। इंसिडेंस की बात करें, ओलिगोहाइड्रोमोनियास कॉम्प्लिकेटेड 4% ऑल प्रेगनेंसी, 4% जितनी प्रेगनेंसी उसमें 4% के अंदर ओलिगोहाइड्रोमोनियास होता है, ठीक है। ईटियोलॉजी की बात करते हैं अपन कि ईटियोलॉजी की बात करते हैं कि फीटस के कारण जो ओलिगोहाइड्रोमोनियास की कंडीशन होती है वो किन किन कारणों से होती है। फर्स्टली देखेंगे फीटल क्रोमोसोमल एंड स्ट्रक्चर एनोमलीज। अगर क्रोमोसोमल कंडीशंस हो, फीटल की क्रोमोसोमल कंडीशन हो या स्ट्रक्चर एनोमलीज हो तो उसके कारण एनोमलीज की कंडीशन ऐसी हो रही है जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। एमनियोटिक प्रॉपर्ली कुछ ऑर्गन्स काम नहीं कर पा रहे हैं जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ नहीं पा रहा है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमोनियास हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी का मतलब है कि जब पेशेंट मतलब बोल सकते हैं जब मतलब फीटस क्या करते हैं, अगर यूरिन फ्लो करने में क्या होता है मतलब एबल नहीं हो, उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जिसे बोल सकते हैं थ्रू द यूरिटर के थ्रू, ब्लैडर के थ्रू, यूत्रा के थ्रू सम टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसके कारण यूरिन नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी बोलते हैं। तो उस कंडीशन से भी क्या हो जाएगा, उस कंडीशन से ओलिगोहाइड्रोमोनियास की कंडीशन हो सकती है। मतलब यूरिन पास आउट नहीं है तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, ओलिगोहाइड्रोमोनियास की कंडीशन हो सकती है। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, अगर यूट्राइन इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में तो इन्फेक्शन होगा तो प्रॉपर्ली एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा तो उससे भी ओलिगोहाइड्रोमोनियास बन जाएगा। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर मान लो कोई मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो लिक्विड पूरा बाहर निकल गया तो उस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रोमोनियास की कंडीशन हो सकती है। IUGR, ठीक है, IUGR की बात चल रही थी यहाँ पर अपनी, ठीक है। तो IUGR में मतलब जैसे बोलते हैं अपन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के कारण भी क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमोनियास की कंडीशन हो सकती है। तो ये फीटल कोजेस की बात थी अपनी, ठीक है। ये फीटल कोजेस थे जिनके कारण क्रोमोसोम के कारण, ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी के कारण, इंट्रा यूट्राइन के कारण, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के कारण और IUGR के कारण बोल सकते हैं अपन जिनके कारण क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमोनियास की कंडीशन हो रही थी। मैटरल कंडीशन के बारे में हम बात करें, अपना हाइपरटेंशन अगर हो कि अपन बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो तो उस कंडीशन से भी क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमोनियास की कंडीशन हो सकती है। प्रीक्लेम्शिया के कारण हो सकती है क्योंकि प्रीक्लेम्शिया में क्या कंडीशन होती है, हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है। इस कंडीशन से क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमोनिया की कंडीशन हो सकती है। आइडियोपैथिक अननोन जैसे बोल सकते हैं अपन, कई कारण ऐसे होते हैं जिनको अपन पता नहीं लगा सकते हैं, कई कोज ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं लगा सकते हैं, उनके कारण भी क्या हो सकते हैं, उनके कारण
ओलिगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन हो सकती है। कुछ ऐसी कंडीशन मतलब फ्लूइड का एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपर्ली नहीं बन पाता है, एमनियोटिक फ्लूइड अच्छे से नहीं बनता, उसको ओलिगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन हो जाती है। डायग्नोज करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूट्राइन की जो साइज होती है वो स्मॉलर हो जाती है देन द पीरियड ऑफ द एमनोरिया। क्या हम जाते हैं एमनोरिया से लेकर आपने जो कंडीशन बोले कि प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी है कि इस गेस्टेशन एज के अंदर बात सकते हैं कि 22 वीक के अंदर इतनी हाइट होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको फंडल हाइट कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से यूट्राइन साइज का पता चल जाता है। तो यूट्राइन साइज का स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ द एमनोरिया कि अपन देखेंगे जो वीक्स की प्रेगनेंसी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूट्राइन की जो साइज है वो क्या होती है, बहुत अपन को स्मॉल दिखाई देगी इसके अंदर। फीटल मूवमेंट अपन को डिक्रीज दिखाई देगा, फीटल मूवमेंट बिल्कुल कम होगा इसके अंदर। द यूट्रस अपीयर्स फुल ऑफ द यूट्रस ड्यू टू मच लेस लिक्विड एमनी। यूट्रस का क्या होता है, फुल भरा हुआ दिखाई देगा क्योंकि ड्यू टू द मच लेस लिक्विड एमनी। फुल यूट्रस में अपन को यूट्रस अपीयर्स जो फुल ऑफ द यूट्रस ड्यू टू अपन को फुल ऐसे दिखाई देगा, यूट्रस अपीयर दिखाई देंगे कि मच लेस लिक्विड बहुत ही कम क्या है उसके अंदर एमनी बहुत ज़्यादा ही कम है। तो यूट्रस इस टाइप का अपन को दिखाई देगा। अल्ट्रासाउंड से अपन को क्या है, अल्ट्रासाउंड से अपन पता लगा सकते हैं, यूएसजी से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की किस कंडीशन से मतलब कौन सी पोजीशन है, कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, तो अपन उसके अंदर अपन देख सकते हैं। बात करेंगे अपन मैनेजमेंट की, बात कर सकते हैं कि मैनेजमेंट में देखेंगे कि अपन को क्या करना है कि ओलिगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन हो जाए तो अपन को क्या करना होगा। तो प्रेजेंस ऑफ द फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नीड टू डिलीवरी इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द गेस्टेशन। कि अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वाली कंडीशन है, फीटस अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वाली है कि बोल सकते हैं अपन जन्मजात या क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी से कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो रखा है, तो अपन को क्या करनी है उसके अंदर, उसको नीड डिलीवरी की बहुत ज़्यादा जरूरत है इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द गेस्टेशन। कोई सी भी एक एज का हो, कोई सी भी वीक का हो, कोई सी भी गेस्टेशन एज हो, उस कंडीशन में क्या करना है, डिलीवरी करवानी है। आइसोलेटेड ओलिगोहाइड्रोमनियास थर्ड ट्राइमेस्टर विद द नॉर्मल फीटस में बी मैनेज कंजर्वेटिवली। कि अपन बात कर सकते हैं इसमें जैसे कि अगर मान लो कोई नॉर्मल फीटस है, बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो फीटस है इधर मैनेज कब आप कहते हैं, और नॉर्मल फीटस है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो ओलिगोहाइड्रोमनियास की जो कंडीशन है, जो आइसोलेटेड की जो कंडीशन ट्राइमेस्टर में अगर साथ में फीटस नॉर्मल है तो मे भी मैनेज कंजर्वेटिवली, आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर कोई मेडिसिन है तो आप मैनेज उसको चीज़ को कर सकते हो। ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन वाटर इंक्रीज द एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। अगर उसको पेशेंट को क्या करना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या करना है, ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन वाटर देना है आपको, इंक्रीज जो फ्लूइड लेती है उसका इंक्रीज करना है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड क्या है उसको मेंटेन कर सके और उसका वॉल्यूम बढ़ा सके। नेक्स्ट है इन लेबर ऑफ कोड कंप्रेशन इज कॉमन एमनियो इन्फ्यूजन मेकोनियम लिक्विड फाउंड द इम्प्रूव द न्यूट्रेटर आउटकम। कि आप बात करोगे अगर मान लो लेबर के टाइम या बोल सकते हैं अपने जो कोड कंप्रेशन इज कॉमन एमनियोटिक इन्फ्यूजन, एमनियो इन्फ्यूजन में बोल सकते हैं कि जो क्या है कि अपन बात करेंगे इसमें जो क्या होता है कोड कंप्रेशन इज कॉमन है इसके अंदर एमनियो इन्फ्यूजन के टाइम पे फॉर द मेकोनियम लिक्विड के, मतलब बोल सकते हैं अपन जैसे बोलेंगे इसमें कि अपन जो इसके अंदर क्या होता है, जो नियोनेटल आउटकम है जो इसको क्या करता है, इंप्रूव करता है। कौन करता है, जो इंप्रूव करता है जब कोड कंप्रेशन कॉमन होता है एमनियो इन्फ्यूजन के फॉर मेकोनियम लिक्विड। जो मेकोनियम लिक्विड के लिए जो एमनियो इन्फ्यूजन होता है वो क्या करता है, जो इंप्रूव करता है नियोनेटल आउटकम का जो होता है उसको इंप्रूव करता है इस कंडीशन के अंदर। तो ओलिगोहाइड्रोमनियास में देखेंगे अपन जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वाला है तो उसको अगर डिलीवरी करानी है, ओलिगोहाइड्रोमनियास का मोनोफिटस उसको मैनेज कर सकते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। और कोड कंप्रेशन कॉमन एमनियो इन्फ्यूजन जो मेकोनियम के द्वारा के लिए मेकोनियम के लिए क्या होते हैं, जो इंप्रूव करती है न्यूट्रल को आउटकम को क्या करती है, बहुत ज़्यादा बेटर बनाती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं अपन देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर मान ओलिगोहाइड्रोमनियास तो हो गया, अब ओलिगोहाइड्रोमनियास इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन भी तो होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, फर्स्टली अगर फीटल की बात करेंगे तो पहले क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है अबॉर्शन हो सकता है। या अगर अबॉर्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर ओलिगोहाइड्रोमनियास मतलब एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल कम है तो बच्चों को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन एक तरह हो सकते हैं कि डेवलप प्रॉपर कंजेनाइटल कंडीशन हो सकती है, डेवलप प्रॉपर्ली नहीं हो सकता है, डिहाइड्रेट कंडीशन हो सकती है, बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। डिमॉर्फिड ड्यू टू इंट्रा एमनियोटिक एडिशन ड्यू टू कंप्रेशन, डिफॉर्मिटी हो सकती है। क्यों, इंट्रा एमनियोटिक एडिशंस हो सकते हैं, जो एमनियोटिक एडिशन घाव हो सकते हैं ड्यू टू कंप्रेशन लग जाता है उस कंडीशन से हो सकता है, तो डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। द डिफॉर्मिटीज इंक्लूड अल्ट्रेशन ऑफ शेप ऑफ द स्कल, स्कल का जो शेप है प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, क्लफ फुट भी हो सकता है, इवन एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब एक लिम्ब नहीं हो सकता है, उसका एम्पुटेशन हो सकता है, मतलब कुछ ऑर्गन में डिफेक्ट हो सकता है, डिफॉर्मिटीज पाई जाती है इंक्लूडिंग कोई भी शेप चेंज हो सकता है क्योंकि ओलिगोहाइड्रोमनिया की कंडीशन से हो सकता है। कोड कंप्रेशन हो सकता है, कोड दब सकती है, उसको नीचे हाई फीटल मोटिलिटी और मोटिलिटी रेट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है जब अगर ओलिगोहाइड्रोमनिया की कंडीशन होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फीटस के लिए, अबॉर्शन भी हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई भी ऑर्गन्स की डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोड कंप्रेशन हो सकता है, हाई फीटल मोटिलिटी भी हो सकती है। मैटरनल के अंदर क्या होगा कि प्रोलॉन्ग लेबर ड्यू टू इंटीरिया। ठीक है,
ड्यूटी इंटीरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रोलॉन्ग लेबर ड्यू टू मतलब लंबे इस तरह से बोल सकते हैं लेबर क्या है एक तरह से लंबा चल सकता है। तो यूट्राइन मसल्स क्या होती है, वो क्या होते हैं आफ्टर प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब एक तरह जो मसल्स होती है एग्जीक्यूटेड होती है आफ्टर प्रोलॉन्ग, जैसे बोलते हैं अगेंस्ट किसी जो बात करते हैं फीटर जो बर्थ के टाइम पे क्या होता है वो जो बहुत ज़्यादा लीटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि एलिगो कंडीशन होती है, तो बाहर को निकाल देते हैं पेशेंट फीटस को बाहर निकालते हैं, उसमें क्या होता है लंबा टाइम लग सकता है, ठीक है। उसमें हाइपोकैल्शियम की कंडीशन हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है, तो उसे बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर ड्यू टू इंटीरियर के कारण जो इंटरनली जो बात करते हैं इंटरनली जो कंडीशन उनके कारण क्या होते हैं प्रोलॉन्ग लेबर में हो सकती है, लेबर डिलीवरी टाइम क्या होता है लंबा टाइम भी लग सकता है। इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस ड्यू टू द माल प्रेजेंटेशन, ऑपरेटिव हो सकती है अगर माल प्रेजेंटेशन है, पोजीशन जो बच्चे बोलते हैं प्रेजेंटेशन हो गया, माल प्रेजेंटेशन हो, नॉर्मल प्रेजेंटेशन ना होकर अगर माल प्रेजेंटेशन हो जैसे बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन कंडीशन, तो उसे ऑपरेटिव कंडीशन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियास की। तो ये हाइड्रोमनियास जिसमें पॉलीहाइड्रोमनियास अक्यूट और क्रॉनिक और ओलिगोहाइड्रोमनियास आपका कंप्लीट हो गया है मेरी साइड से, ठीक है। तो ओलिगोहाइड्रोमनियास पॉलीहाइड्रोमनियास मेरे तो साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िए इन दोनों को, कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए और समझते रहिए। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।